अब हम लोग अपने नेक्स्ट पड़ाव पे यूपी इलेक्शंस। मेरे साथ अभय दुबे साहब आ गए हैं और ये मेरा शायद एक पुराना वो था, हम लोगों को कुछ दिन पहले ही कर लेना चाहिए था, वो पोस्टपोन होता गया कई कई कारणों से। टॉपिक है कि बाइपोलर, ट्रायंगुलर, फोर कॉर्नर या मल्टी कॉर्नर। अभी दुबे साहब, सबसे पहले तो भाई उनका ओम प्रकाश राजभर जी, मालूम नहीं उनका फोन अभी लग नहीं रहा है, दिन में बात हो गई थी। हाँ अच्छा, तो वो कहीं गाजीपुर में कुछ है उनका, देखते हैं। लेकिन अपने पास काफी कुछ चीजें हैं जो आपसे समझनी है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन या इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन है उसमें बीजेपी को मुद्दा तो मिल गया। तालिबान तो जैसे कहीं ऊपर से होता नहीं, आप कभी कभी जेब में पैसा नहीं रहता था पहले, तो कोई पुराने कोट की जेब में पैसा निकल आता था 100-50 रुपया, और लगता था चलो चलो काम बन गया। तो उसी तरह से ये तालिबान तो कहीं से गॉड सेंट है, क्योंकि अब तो तालिबान के चारों तरफ यूपी विधानसभा में भी चर्चा हो गई। आपको क्या लगता है, तालिबान मुद्दा बनेगा? नहीं, अभी तो यूपी का चुनाव इतना नजदीक नहीं है कि आज जो मुद्दा है उसके बारे में हम ये मान लें कि वो चुनाव के वक्त भी तक वो मुद्दा रहेगा। अभी घटनाक्रम बदल सकता है। अभी तो चाहे कोई राजनीतिक दल हो, देश की सरकार हो, विदेश नीति हो और मीडिया हो, बड़े पैमाने पर वो दो ही चीजों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक तो तालिबान के बारे में चर्चा कर रहे हैं और दूसरे एक जो आ सकती है ऐसी तीसरी लहर और डेल्टा वेरिएंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यही दोनों चीजें चल रही हैं जी। लेकिन ये मानना कि उत्तर प्रदेश के चुनाव तक ये चीजें प्रभावी रहेंगी और ये जनमानस को प्रभावित करती रहेंगी, मुझे इसमें शक है। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव तो फरवरी में होगा जाकर जी, और फरवरी में अभी अगस्त खत्म होने को है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 जनवरी, महीना। हाँ इतने महीने हैं। इतने महीने में तो हो सकता है कि 3 महीने बाद हम लोग चर्चा कर रहे हो किसी और ही मुद्दे पे, तो तालिबान का मुद्दा जो है वो दफन हो गया हो, उस वक्त तक पृष्ठभूमि में चला गया हो। इसलिए और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जिस तरीके से पहले होता रहा है और जैसे अभी होने की संभावना है, उसमें मुझे नहीं लगता कि तालिबान जैसा मुद्दा उसको प्रभावित करेगा। देखिए, मैं अपनी बात पे अभी भी अड़ा हुआ हूं और हमेशा से पहले भी अड़ा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सोशल अलायंसेस के बीच की टक्कर है, सामाजिक गठजोड़ों के बीच की टक्कर है। जब तक हम इस आईने में पूरे चुनाव को देखेंगे तो मुझे लगता है कि राजनीतिक शक्तियों के संतुलन की, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन अधिक शक्तिशाली है, कौन इस खेल में नंबर 1 खिलाड़ी है, ये सब चीजें हम लोगों के सामने साफ होती जाएंगी। जिस वक्त योगी जी के मुख्यमंत्रित्व को लेकर कुछ विवाद चल रहा था, इस पर हम लोगों ने भी चर्चा की थी। आनंद जी, योगी जी के मुख्यमंत्रित्व को लेकर विवाद चल रहा था, इस पर हम लोगों ने भी चर्चा की थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि भाजपा का जो सामाजिक गठजोड़ है वो कमजोर हो गया है और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें पैदा हो गई, अगर भाजपा ने सुधारा नहीं तो सामाजिक गठजोड़ टूट सकता है और भाजपा को नुकसान हो सकता है। अभी भी हम लोगों का वो परीक्षण वैध है। मैं ये मानता हूं कि आज भी तक स्थिति पूरी तरीके से बदली नहीं है। आज भी जो ब्राह्मण वोट है वो फिक्स नहीं है, वो फ्लोटिंग है। आज भी जाट वोटर जो फिक्स नहीं है, फ्लोटिंग है। तो ये दो बड़े वोटर जो भाजपा के थे, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पहले की तरह ही उत्साह से वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। इसमें से कुछ वोट विपक्ष के पास भी जाएंगे और कुछ वोट बर्बाद भी होंगे और कुछ वोट निराश होकर घर पर बैठे रहेंगे। तीनों ही सूरतों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन क्या ये इतना बड़ा नुकसान होगा कि भाजपा का वोटिंग प्रतिशत 40% से घटकर 30 से नीचे चला जाए, वो 28 रह जाए, वो 27 रह जाए, 25 रह जाए, 26 रह जाए, 29 रह जाए? ये अंदेशा मुझे नहीं दिख रहा है। मैं अभी नहीं देख पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मतदान प्रतिशत है वो इतना ज्यादा गिर जाएगा। वो 40 से घट के 35 रह सकता है, 4-5% कम हो सकता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की बहुत सी बातें हैं। योगी जी सारे समुदायों में लोकप्रिय नहीं है, कुछ समुदायों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, कुछ समुदाय उनके प्रति उदासीनता रखते हैं और कुछ समुदाय उनसे बहुत नाराज हैं। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि वो भाजपा के मुख्य प्रचारकर्ता होंगे तो उसका एक विपरीत असर पड़ेगा।
और भाजपा को उससे नुकसान होगा। जिस तरह उन्होंने 4.5 साल में सरकार चलाई है, कोई ना कोई नुकसान तो भाजपा को उठाना पड़ेगा, लेकिन वो नुकसान कितना होगा? तो मेरा अभी मानना ये है कि वो नुकसान इतना नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाए। भारतीय जनता पार्टी बहुमत की पार्टी के तौर पर उभरने की स्थिति में आज भी है। जी, मैं एक चीज और भाई साहब समझना है, इसलिए क्योंकि मैं टॉपिक ही ये था कि बाइपोलर होगा कि ये ट्रायंगुलर होगा, फोर कॉर्नर्ड होगा कि आपको अभी क्या लग रहा है? क्योंकि जैसे ओम प्रकाश राजभर जी हैं, अब अभी भी साफ नहीं हो रहा है कि वो इधर आएंगे कि उधर जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कि तीसरा मोर्चा बना लेंगे, अलग लड़ेंगे। तो इस तरह से बहुत से लोग हैं जो अभी क्लियर नहीं हो रहा है। आपको लगता है अभी थोड़ा और वेट करना चाहिए? देखिए, हाँ, परिस्थिति लगातार बदल रही है और अभी समय काफी है। तालिबान के लिए ही नहीं, सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ों के लिए भी समय काफी है। तो मैं ये मानता हूं कि उम्मीदवार तो कई पार्टियों के और कई गठजोड़ों के होंगे मैदान में, लेकिन उसमें मुख्य टक्कर दो लोगों के बीच में होगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और काफी ज्यादा सीटों के ऊपर समाजवादी पार्टी के बीच में टक्कर होगी। ज्यादातर लड़ाई इन दोनों के बीच में होगी, लेकिन वहां पर दूसरे उम्मीदवार भी सक्रिय होंगे। तो वो कोई भाजपा के वोट काट रहा होगा, कोई समाजवादी पार्टी को तंग कर रहा होगा, ये सब चलेगा, ये सब काट फांस होती रहेगी। लेकिन लड़ाई बहुकोणीय होने के साथ साथ सीधी भी होगी। मतलब ये एक ऐसा चुनाव होगा जिसमें कहने के लिए लड़ाई बहुकोणीय होगी, दो उम्मीदवारों के बीच की टक्कर नहीं होगी, लेकिन दूसरे उम्मीदवार जो है, अगर कहीं प्रभावी उम्मीदवार है तो वो चुनाव परिणाम को प्रभावित करेगा, ऐसी स्थिति बनेगी। नहीं, लेकिन एक चीज वैसा ये हो रहा है कि समाजवादी पार्टी अभी, ये बिल्कुल तय बात है कि समाजवादी पार्टी ही भाजपा को टक्कर देती नजर आ रही है जी, क्योंकि अगर कुछ आज भी देखिए बसपा के अंबिका चौधरी समाजवादी पार्टी में चले गए हैं छोड़। हाँ हाँ, तो बीएसपी के अंबिका चौधरी ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है। जी, अब लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि जो अब लोग भी कहने लगे अखिलेश यादव जी निकल नहीं रहे हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, वो सितंबर में भैया जी निकलेंगे। अब कहीं सितंबर में भैया जी निकलेंगे, जो हम लोग पहले भी इस पे बात कर चुके हैं। अच्छा, बीएसपी और कांग्रेस का पता ही नहीं। कांग्रेस में भाई प्रियंका गांधी जी आई थी पिछली बार जुलाई में, कह गई थी कि मैं हर महीने आऊंगी, 15 दिन आऊंगी, वो फिर नहीं आई है। अब वहां से राहुल गांधी जी जितनी मेहनत करते रहे, जो स्टेटमेंट देते रहे, मुझे एक चीज ये लग रही है कि अगर जैसी स्थिति है, बीजेपी का वॉकओवर तो नहीं हो जाएगा? देखिए, चुनाव आते आते टक्कर तो हो ही जाएगी। चुनाव आते आते टक्कर तो हो ही जाएगी। जनता भी समझ जाएगी कि कौन सी शक्तियां प्रमुख शक्तियां हैं, तो जनता का, वोटरों का अधिकतम हिस्सा उन दोनों के बीच में बट जाएगा। लेकिन अभी मुझे जो जो स्थिति, जिस स्थिति का मैं आकलन कर पा रहा हूं, मेरे ख्याल से आप भी मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों से काफी आगे है। अब चाहे तो इसको आप वॉकओवर का नाम दे लीजिए, है, लेकिन ये वॉकओवर नहीं होगा। चुनाव तो लड़ाई जाएगा, और अभी भाजपा आगे जरूर है, लेकिन वो ऐसी स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रही है कि उसे फिर से 40% वोट मिल जाएंगे और फिर से उसे 300 से ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। ऐसी स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है। उसे 250, 240, 250 सीटों की पार्टी मुझे नजर आ रही है अभी भाजपा। जी, तो नहीं, भाजपा की स्थिति में थोड़ा कमी तो आई है, लेकिन वो कमी अभी भी अपने विपक्षियों से बहुत आगे। नहीं, ये तय बात है कि जैसे मैं गांव भी जाता हूँ, गांव में गुस्सा है, लेकिन गुस्सा ये भी है कि कहाँ पे उस भाई गुस्से का इजहार भी तो करे ना, किसके सामने को इजहार करने लगे, तो वो कोई अभी आदमी को दिख नहीं रहा है। एक दूसरा, मुझे ये लग रहा है कि भाजपा में भी अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। वो इतनी मीटिंग हो रही है, इसको बुलाया जा रहा, उसको बुलाया जा रहा, संजय निषाद को, इनको उनको, लेकिन घर ठीक नहीं हो पा रहा है। अभी भी वो कह रहे हैं कि मैं आनंद जी, मैं कह रहा हूं कि भाजपा कम से कम कोशिश करती हुई दिख रही है। भाजपा मीटिंग कर रही है, बहस कर रही है, तिकड़म कर रही है, इधर उधर से जोड़ बाकी गुड़ा भाग कर रही है। वो घर बैठे हाथ हाथ पर हाथ रख के घर थोड़ा बैठी हुई है भाजपा। जी जी, भाजपा काफी कोशिश कर रही है कि वो अपने घर की हालत को दुरुस्त करे, ताकि उसकी दावेदारियां और मजबूत होकर सामने आए, उसकी एकताबद्ध शक्ल सामने आए। केशव प्रसाद मौर्य में और योगी के बीच में जो तथाकथित दोस्ती है, वो एक वास्तविक दोस्ती में बदल सके, एक चुनावी दोस्ती में बदल सके। तो इस तरह अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर भाजपा को अपने घर को दुरुस्त करना है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये बात, लेकिन मैं यही कह रहा हूं, भाजपा कोशिश कर रही है
और मुझे लगता है कि भाजपा वाले संगठन के लिहाज से इस मामले में काफी कुशल है जी। और जैसे जो उनका एक एक जिसमें उनको मास्टरी है, सिद्धहस्त है इवेंट में। अब यूपी का एक लड़का बनारस का हॉकी 11 मतलब पूरे जो हॉकी टीम में एक यूपी का रिप्रेजेंटेशन एक था जो मेडल पाए, लेकिन पहली स्टेट बन गई जिसने बुला के कुछ एक 45 करोड़ के यहाँ प्राइजेस दे दिए, सब पूरे फुल पेज ऐड, दिन भर यहाँ वहां उन लोग को घुमाया। राष्ट्रपति जी दूसरी बार चले आ रहे हैं, मतलब अभी आ गए हैं, फिर 3-4 दिन के लिए उत्तर प्रदेश में हैं। तो ये वो जो हेडलाइन मैनेजमेंट है वो अपने हाथ से नहीं जाने दे रही है, वो उसको अपने पास ही रखना चाह रही है कि वो उसी के इर्द गिर्द घूमता रहे सब कुछ ना कुछ। देखिए, भाजपा की राजनीति कई स्तरों पर चलती है। एक स्तर है हेडलाइन मैनेजमेंट वाला, जिसके ऊपर भी आपने इशारा किया, लेकिन ये आइसिंग ऑन द केक है। इसको आइसिंग ऑन द केक की तरह लेना चाहिए। जो वास्तव में राजनीतिक पेशबंदी है वो पीछे हो रही है, और उस पेशबंदी को देखने की कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए कि वो पेशबंदी क्या है। ये सब इवेंट वगैरह सब चलता रहेगा आगे, और भाजपा वाले इसमें बहुत कुशल भी हैं, सरकार भी उनके पास है, संसाधन भी उनके पास है, और इस मामले में उनके पास एक महारत भी है। लेकिन पीछे वो अपने सामाजिक गठजोड़ को फिर से पहले की तरह करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें उन्हें किस हद तक सफलता मिलती है, ये देखने की बात है। देखना हम लोगों को ये होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति जो कमजोर हुई है उसको वो कैसे सुधारेंगे। देखना हम लोगों को ये भी होगा कि जो ब्राह्मण वोटों के बीच में भाजपा की स्थिति कमजोर हुई है उसको वो कैसे सुधारेंगे। जो अति पिछड़ी और अति दलित जातियों में भाजपा पहले की तरह उतनी मजबूत आज नहीं दिखाई पड़ रही है, उसको वो कैसे सुधारेंगे, ये सब देखने की बात है। अभी मंत्रिमंडल में विस्तार भी होगा, उसमें देर कर रहे हैं भाजपा वाले, ये थोड़ी उनकी गलती है, अभी तक कर देना चाहिए था उन्हें। तो मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, उसमें भी हम लोग देख पाएंगे कि भाजपा की रणनीति क्या है। अगर उसमें मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर या संजय निषाद या इस किस्म के लोगों या उनके कहे हुए लोग, उनके बताए गए लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिली, तो मैं ये मानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी इन नेताओं के जरिए वोट पाने की कोशिश कर रही है। अगर भाजपा ने उनकी उपेक्षा की और इन बिरादरियों के पुत्रों को तो रखा उसके अंदर, लेकिन इन नेताओं को लिफ्ट नहीं दी, तब ये माना जाएगा कि इन नेताओं के बिना भारतीय जनता पार्टी इन समुदायों के साथ में संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रही है। तो ये सब देखना होगा। आपको वो है साइलेंट है आपका। जी जी, मैं एक चीज और कह दूं, ये भी एक देखने वाली चीज होगी कि जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो बजाय खुश होने के ज्यादा लोग गुस्सा भी हो सकते हैं, क्योंकि भाई अगर आपको मिल गया मुझे नहीं मिला तो मैं तो इसी बात पे गुस्सा हो जाऊंगा। तो वो जो लड्डू है वो तो लिमिटेड है ना, कितने लोगों को लड्डू बांटेंगे। वो राजनीति में स्थिति हमेशा रहती है जी, राजनीति में हमेशा स्थिति रहती है, उसमें जब आप एक कदम उठाते हैं तो कुछ लोग उससे नाराज हो जाते हैं। तो ये सारे आकलन पहले कर लिए जाते हैं। ये माना जाता है कि ये कदम उठाना हमारे लिए जरूरी है, भले ही फलाना आदमी नाराज हो जाए। हाँ, लेकिन अभी ये बहुत इलेक्शन से बहुत क्लोज ये वाला काम कर रहे हैं। पहले क्या होता है कि थोड़ा उसी में अपना ठीक है, मैं कह रहा हूं उनको देर उन्हें अभी देखिए, अभी अगर मंत्रिमंडल विस्तार कर देंगे तो जो नाराज होगा उनको मनाने के लिए टाइम होगा उनके पास जी, या उनके खिलाफ किसी खड़ा करने का टाइम होगा। जितना देर में आप विस्तार करेंगे उतना ही ज्यादा आपके पास समय कम होगा रिकवरी मारने का। मैं एक चीज और जरा ये ओबीसी वाला मामला भी समझ लें, क्योंकि ओबीसी की अब इन्होंने 7 जो मंत्री बने थे उन लोगों को यात्रा पे भेजा सबको, मतलब ओबीसी को काफी प्रलोभन दिया जा रहा है या उनको लुभाने की कोशिश है। अच्छा, सब कुछ ये ले दे के अंत में आरक्षण की बात ही आती है कि भाई ओबीसी का ये हो जाएगा, आरक्षण हो जाएगा। एक चीज जरा मैं ऐसे समझने के लिए कि अब बहुत से लोगों को ये भी समझ में आने लगा कि भाई नौकरी कहाँ है, आरक्षण हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ये नौकरी कहाँ है। इस पे भी तो क्या इस पे कोई विचार करेगा क्या? इलेक्शन का मुद्दा ये बन पाएगा? इसमें ये है कि केवल नौकरी का सवाल तो आपने ठीक ही उठाया। इस बात की अक्सर चर्चा होती रहती है कि सरकारी नौकरियां बहुत कम हैं, सरकार भी पूरी तरीके से भर्ती नहीं कर रही है। दूसरे जो सरकारी संपत्तियां हैं उनका जो निजीकरण करने की मुहिम चली है उसमें तो बिल्कुल ओबीसी आरक्षण के ऊपर बड़ा ही कुठाराघात होगा। निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया नहीं जाता है। निजी क्षेत्र मांग ये कर रहा है कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो पहलू है उसको भी खत्म कर दिया जाए, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी भी नहीं डाली जाए। वो अपने तरफ से ही समाज की जितनी सेवा करना चाहेगा उतना करेगा।
ये CSR वाला पहलू जो है इसको भी खत्म किया जाए, ये बाध्यता न रहे। तो अखबारों में एडिटोरियल छप रहे हैं इस तरह के जी। मैंने अंग्रेजी के 2 अखबारों में इस तरह के एडिटोरियल छपे कि CSR खत्म कर देना चाहिए। तो आरक्षण का भविष्य तो अंधकारमय है, नौकरियों में आरक्षण का भविष्य अंधकारमय है। लेकिन जब कोई बिरादरी आरक्षण की सूची में शामिल कर ली जाती है, आरक्षित बिरादरियों की सूची में शामिल कर ली जाती है, तो केवल नौकरियों का आरक्षण ही नहीं, और भी कई चीजें ऐसी होती हैं जिसकी अपेक्षा उसे होती है। जैसे कि शिक्षा संस्थानों में उसे मौके मिलने लगते हैं अधिक। फिर एक दूसरे तरीके से उसकी दावेदारियां बढ़ती हैं और विभिन्न क्षेत्रों में उसकी दावेदारियां बढ़ती हैं। तो फिर वो एक अलग तरीके से उम्मीदें बनती हैं। उम्मीदें भले पूरी ना हो, लेकिन कम से कम एक चुनाव में तो उन उम्मीदों को भुनाया ही जा सकता है। तो इस तरह का मामला रहता है। तो कुल मिलाकर एक दूरंदेशी का अभाव तो उसमें दिखाई पड़ता है। और आरक्षण की नीति को तो धीरे धीरे इन लोगों ने खात्मे की तरफ ढकेली दिया है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि आगे आने वाले 10 सालों में आरक्षण पूरी तरीके से खत्म हो जाए। केवल दलित जातियों के लिए आरक्षण रहेगा और आदिवासियों के लिए आरक्षण रहेगा। जो OBC आरक्षण है इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, केवल तकनीकी रूप से रह जाएगा, इसका कोई तात्पर्य नहीं होगा। हाँ जी। मैं एक चीज और आपको वो कर दूं, अभी इधर लखनऊ में थोड़ी बाढ़ आ गई है, शिखर सम्मेलन और ये मतलब सारे चैनल वाले आके इसको वो कर रहे हैं। रेसिपी बिल्कुल कॉमन है, वही 10-12 लोग हैं, उनको बुला लिया जाता है। सरकार चूंकि पैसा देती है तो सरकार के ज्यादा लोग आते हैं और उन लोग अपनी बात कहते हैं, सारे चैनल पर जाता है। ताज होटल में होना जरूरी है, वहां पे 50 लोगों को बुला लीजिए और खाना पीना खिला दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो सब में दिखते हैं और उनकी जिसको कहते हैं मार्केटिंग की काफी वैल्यू है। उसमें एक चंद्रशेखर आजाद जी हैं, एक ओवैसी साहब हैं, ये 2 लोग जरूर दिखते हैं। लेकिन जितना अभी तक मैं देखा हूं, मैं मुसलमानों से भी मिलता हूं, मेरे मित्र भी हैं, अभी तक ये दोनों लोग जमीन तलाश रहे हैं। इनको अभी तक कुछ ऐसा मिला नहीं है, ना चंद्रशेखर को मिला है और ना ओवैसी को अभी तक। अब वो जैसा आपने कहा कि अगले 2 महीने में कुछ हो जाए, इन लोगों को क्या मिलेगा? देखिए, अभी भी उत्तर प्रदेश का जाटव समाज जो है वो मायावती को अपना नेता मानता है। मुझे इसमें कोई शक की बात नहीं है। आगे क्या होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन इस चुनाव में तो वो मायावती को ही समर्थन देगा। किसी 1-2 निर्वाचन क्षेत्रों में चंद्रशेखर जी की कोई बात चल जाए, उनके उम्मीदवार को कोई वोट थोड़े मिल जाए तो भले हो, लेकिन कुल मिलाकर मोटे तौर पर जाटव समाज का अधिकतम वोट जो है वो मायावती को गिरने वाला है। इसी तरह मुस्लिम समाज का अधिकतम वोट समाजवादी पार्टी के खाते में जाने वाला है। जहां भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार मजबूत होगा, जहां बसपा का उम्मीदवार मजबूत होगा, वहां बसपा के उम्मीदवार को मिलेगा। अगर 1-2 कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस ने बड़ा मजबूत उम्मीदवार खड़ा कर दिया, उसके जीतने की संभावना मिली, तो मुसलमान वोट उधर भी जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ओवैसी की पार्टी को वहां कुछ वोट प्राप्त होगा। वो दरअसल टीवी के योद्धा हैं। वो टीवी के योद्धा हैं और टीवी के योद्धा होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को काफी उनके रहने से सहूलियत होती है, क्योंकि वो एक कंट्रास्ट बनाते हैं। योगी बनाम ओवैसी। इस प्रकार का कंट्रास्ट, जी, इस प्रकार का कंट्रास्ट बनाते हैं। दूसरे देखिए, अभी मैंने एक बड़ा दिलचस्प लेख पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, विद्या सुब्रमण्यम का, उत्तर प्रदेश के ऊपर। हो गए करीब मेरे ख्याल से 20-25 दिन पहले प्रकाशित हुआ था। तो उन्होंने उसमें बताया था कि ये योगी जी को एक कोई अवार्ड दिया गया शुरू में, और वो अवार्ड बड़ा ड्यूबियस किस्म का अवार्ड था। और उस अवार्ड के बाद से उस अवार्ड के नाम पर और उसके इर्द गिर्द एक पूरा प्रचार का एक वितंडा बुना गया। जो वितंडा इस वक्त उत्तर प्रदेश में नहीं, दिल्ली में भी पूरी तरीके, दिल्ली की सड़कों पर भी हर जगह योगी जी की तस्वीर लगी हुई है और मोदी जी के साथ में। तो उसमें क्या हुआ है कि जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में इंडिया शाइन कैंपेन चलाई गई थी, उसी तरीके से यूपी शाइन कैंपेन चलाई जा रही है। यूपी शाइनिंग कैंपेन मुहिम चलाई जा रही है। और इंडिया शाइनिंग कैंपेन का क्या हश्र हुआ था हमें आपको पता ही है जी। हाँ, वो लोग चुनाव जीतते जीतते रह गए थे, कांग्रेस थोड़ी आगे निकल गई थी। अब यूपी शाइनिंग कैंपेन का क्या हश्र होगा, ये हम लोग अभी आके देखेंगे। क्योंकि इस तरह की मुहिमें जो हैं, जितने जोशो खरोश के साथ चलाई जाती हैं, इतने संसाधन उनमें खर्च किए जाते हैं, जितने दिमाग उसमें लगाए जाते हैं, उनके चुनाव परिणाम उतने अच्छे नहीं होते, ये इतिहास बताता है। तो योगी जी कहीं ना कहीं अंदर से डरे हुए हैं
कि उन्हें लग रहा है कि उनकी सीटें कम होंगी, उनके वोट अगर कम होंगे, और अगर भारतीय जनता पार्टी को केवल एक साधारण बहुमत ही प्राप्त हुआ तो उनका दोबारा मुख्यमंत्री बनना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, तो अभी हम लोगों को जरा जो यूपी शाइनिंग कैंपेन है इस पर भी निगाह रखनी चाहिए कि ये कर क्या रही है, जी प्रभाव नहीं, क्या हो रहा है। हाँ, एक और चीज है भाई साहब कि जो मीडिया का जो रोल है, मैं हरदम एक चीज मानता हूं कि पुराने लोगों में, मैं उस समय तो नहीं जानता था, लेकिन नारायण दत्त तिवारी साहब, मुलायम सिंह जी, वीपी सिंह साहब, और कुछ हद तक मैं कल्याण सिंह को भी कहूंगा, ये कल्याण सिंह उतना नहीं, ये लोग सीधा संवाद रखते थे रिपोर्टर की लेवल तक, मतलब उनका उनका 1-to-1 था। वो रिपोर्टर को कहीं भी देख लेंगे, गले में हाथ डाल देंगे, वो कर लेंगे, इसी में वो अपना दौड़ा रहता था। लखनऊ में 2-3 लोग हैं जो मेरे यहाँ भी काम किए, उनका एक ही अभी तक का जीवन का है कि मुलायम सिंह ने ऐसे हाथ पकड़ा और गाड़ी में बिठा लिया, वो इसी में पूरा पिछले 20-25 साल जी गए। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये लोग ऐसे थे। ये 2 लोग, एक तो मायावती जी, उनका एक अपनी स्टाइल है, वो नहीं करती, और योगी जी, ये दोनों लोग सलाहकारों, नौकरशाहों पे टोटली डिपेंडेंट रहते हैं एज फार एज ये वाला पार्ट है। तो वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट तो हो जाता है, क्योंकि आप जैसे आंख की शर्म होती है ना, आप जितना भी भाई, अगर मुलायम सिंह ने आपको हाथ पकड़ के किया है या कुछ बोला है या पूछ ही लिया कि आपके पिताजी की तबीयत कैसी है, कलम नहीं चलेगी। लोग जितना भी कहेंगे नहीं नहीं, भाषा पे थोड़ा संयम लग जाएगा, बेलगाम नहीं होंगे, लेकिन जब किसी को जानते नहीं तो बेलगाम होंगे। तो ये भी एक फैक्टर काम करेगा, क्योंकि ये तो मुझे लगता है कि योगी जी ऐसा मानते हैं। मैं तो ये नहीं कहता कि मैं बॉडी लैंग्वेज या किसी का दिमाग पढ़ने की क्षमता मेरे अंदर है, मैं तो मुख्य तौर पर राजनीतिक समीक्षक हूँ। मुझे लगता है कि योगी जी मानते हैं कि उनको चुनाव भारतीय जनता पार्टी जिताएगी, उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिताएगा चुनाव, तो वो लोग लगे हुए हैं चुनाव जिताने के लिए। योगी जी, हाँ, योगी जी भगवा आइकॉन है, तो वो उन्होंने एक बाहुबली सरकार दी है, देश की एकमात्र सरकार है जिसको बड़े आराम से आप एक बाहुबली सरकार कह सकते हैं। एक मुख्यमंत्री मंच पर खड़े होकर कहता है कि जो गोली से नहीं मानेगा उसको गोली का सामना करना पड़ेगा। एक मुख्यमंत्री मंच पर खड़े होकर कहता है कि सरेंडर कर दीजिए वरना मरघट जाने के लिए तैयार रहिए। तो ये सब जो इस तरह की भाषा जो लोग बोलते हैं, वो लोग उन लोगों को पसंद करना है, उन लोगों को केंद्र सरकार भी पसंद कर रही है। इस तरह की भाषा बोलने वाले मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी पसंद कर रहा है। जो आंदोलन करेगा उससे अगर कोई नुकसान हो गया उससे वसूल लिया जाएगा, उसके घर की कुर्की कर ली जाएगी। तो ये सब जो पूरा मामला बना है कि प्रतिरोध की राजनीति को पूरी तरीके से कुचल दो और कानून व्यवस्था को मुठभेड़ के जरिए दुरुस्त रखो, है, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन, एक बाहुबली की छवि लगातार प्रोजेक्ट करो। तो योगी जी पूरे 4.5-5 साल बाहुबली की छवि प्रोजेक्ट करते रहे, यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उन्होंने उनसे जो अपेक्षाएं थी वो उन्होंने पूरी कर दी, यही उनसे अपेक्षा थी। बाकी काम तो सीएमओ पीएमओ के बीच की जुगलबंदी ही चल रहा था, बाकी काम तो सुनील बंसल चला रहे थे, बाकी काम तो इस तरीके से हो रहा था। तो जो लोग बाकी काम कर रहे थे उनकी जिम्मेदारी ये चुनाव जिताएं। योगी जी को क्या पड़ी है कि किसी पत्रकार की किसी पत्रकार के थोड़ी पे हाथ लगाएं या किसी को हाथ पकड़ के उसके आत्मीयता दिखाएं, उसे उनको क्या जरूरत पड़ी है? तो उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है असल में। मुलायम सिंह जी की आवश्यकताएं अलग थी, मुलायम सिंह जी की राजनीति अलग थी, उनका तरीका अलग था, वो अलग तरह के सार्वजनिक जीवन से निकल कर आए थे। योगी जी तो सार्वजनिक जीवन की संतान नहीं है जी। अब तो वो इसलिए उनसे अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वो पत्रकारों से या बुद्धिजीवियों से या नागरिक समाज की शक्तियों के साथ में कोई मधुर संबंध बनाएंगे या उनके साथ कोई संवाद करेंगे, उन्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो एक बाहुबली मुख्यमंत्री हैं और वो अपना बाहुबल दिखाते रहे वाणी के जरिए और दूसरे कामों के जरिए। अब जिन लोगों ने सरकार चलाई है, ये उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो चुनाव को जिताएं, वो चुनाव जिताने में लगे हुए। जी, एक चीज और जरा बता दें भाई साहब कि इधर एक जो सर्वे निकला था एक पत्रिका में कि मोदी जी की लोकप्रियता में कमी आ गई है, इंडिया टुडे में निकला था। हाँ, इंडिया टुडे में, और ये सब महज कागजी है और इसलिए दे दिया गया है कि कुछ खेलो, जैसे होता है ना बच्चा खाली पड़ा रहता है कि इसको कुछ दे दो खेलता रहे, क्योंकि ग्राउंड पे तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है। जो भी कहें, लेकिन मोदी जी अभी भी लोगों के देखिए उस सर्वेक्षण की एक और खराबी थी, उस सर्वेक्षण में एक खराबी ये भी थी कि उसमें
योगी जी को तो उत्तर प्रदेश में योगी मुख्यमंत्रियों की दौड़ में योगी जी को 7वें नंबर पर दिखाया गया था, और राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद का दूसरा दावेदार उसमें दिखा दिया गया था, और उनकी 5-6-7% उनकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी दिखाई गई थी। तो मुझे बहुत भरोसे काबिल नहीं लगा सर, जिस तरह आपको नहीं लगा उस तरह मुझे भी बहुत ज्यादा उस सर्वे ने मुतासिर नहीं किया जी। तो मैं उसके ऊपर नहीं जाता हूँ। नहीं, क्योंकि एक ये भी तो आजकल हो गया है ना कि आप एक कोई सर्वे निकाल दीजिए, उसी में कुछ दिन उलझे रहेंगे, 10-15 दिन उसी में बात चलती रहेगी। एक और बात है, ये जो मीडिया की मीडिया की दुनिया में होने वाली कलाबाजियां हैं, ये दरअसल चुनाव को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करती। ये हमारी और आपकी जिंदगी में चर्चा का विषय बन जाती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आम मतदाताओं पे इसका कोई खास असर पड़ता है। हो सकता है कहीं कुछ माहौल सा बनता हो या नहीं बनता हो, मेरे पास ऐसा कोई अध्ययन नहीं है, ऐसा कोई एम्पिरिकल डेटा नहीं है जिसके भरोसे हम बता पाए कि इस तरह की जो गतिविधियां होती हैं, इस तरह की खबरें छपती हैं या जो खबरें बनाई जाती हैं, उड़ाई जाती हैं, इनका दरअसल लोगों की मतदान प्राथमिकता पर कोई असर होता हो। मुझे नहीं लगता इस तरह कोई असर होता होगा। अच्छा, एक नया डेवलपमेंट, क्योंकि उसका कितना असर पड़ेगा मुझे नहीं मालूम, पिछले 2 दिन पहले मतलब थर्सडे और फ्राइडे को एक किसान आंदोलन ने एक नया तरह का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने यूनियन को भी ज्वाइन कर लिया और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी यूनियन के पदाधिकारी होकर उनके साथ पहुंच गए हैं। ये शायद आपको भी ये खबर होगी, 19 यूनियन हो गई हैं। और क्या, मुझे कहीं से ऐसा लगता है कि ये सब करने से किसान आंदोलन मुझे लगता है कि वो कमजोर हुआ है। हालांकि जो उसके लोग हैं जो जिनसे मेरी बात हो रही है, नहीं इससे बहुत अच्छा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके फोकसिंग में अब ये जैसे ही ये लोग पहुंचे ना, ये लोगों के इनके अपने एजेंडे उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो चुनावी राजनीति में कैसे हस्तक्षेप करें। राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, केंद्र का चुनाव तो होने वाला है नहीं जी। राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, तो चुनावी राजनीति में वो कैसे हस्तक्षेप करेंगे। हरियाणा में बहुत जबरदस्त रूप से वो आंदोलन कर रहे हैं और आज भी उनके ऊपर बहुत लाठीचार्ज वगैरह तमाम हुआ है उनके ऊपर। दूसरे सिंधु बॉर्डर के ऊपर उन्होंने एक जो संयुक्त किसान मोर्चा था, उसने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया है। सारे देश से उन्होंने प्रतिनिधियों को बुलाया वहां पर। तो वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अभी तक जो एक तदर्थ किस्म का जमावड़ा था उनका, उसको एक संगठन का कोई ऐसा रूप दें जो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति के साथ में अपना नाता कायम बना सके। तो वो देखा जाए तो अपने आप को रीइन्वेंट करने की स्टेज में है वो। अपने आप को अब उसका असर कुल मिला के क्या होगा, वो उसका नुकसान होगा कि उन्हें फायदा होगा, ये सब भविष्य बताएगा। लेकिन वो ये समझ गए हैं कि केवल दिल्ली की सीमाओं पर धरने देने से या इधर उधर धरने देते रहने से केंद्र सरकार ने उनके प्रति इतना अपेक्षापूर्ण रवैया अख्तियार किया है कि अब वो केंद्र सरकार कहती है ठीक है आप बैठे रहिए धरने पे। अगर ये और 1-2 साल 3-4-5 साल धरने बैठे रहे, पहले जब ये कहते थे कि हम इतने तक और बैठे रहेंगे तो उसकी खबर बनती थी और केंद्र सरकार के कान पे भी जू रेंगती थी कि भाई ये नहीं हटेंगे, इससे हमारी बदनामी होगी। तो केंद्र सरकार का मानना है जितनी बदनामी होनी थी हो चुकी, जितना नुकसान होना था हो चुका। अब हम इनकी मांग तो हमें माननी नहीं है, हमें वो 3 कृषि कानून वापस नहीं लेने हैं, इनको बैठे रहना है, बैठे रहिए। और इनकी वो केंद्र सरकार यह भी मानती है कि इनके राजनीतिक प्रभाव की भी एक सीमा है। हरियाणा में इनका राजनीतिक प्रभाव है, पंजाब में इनका राजनीतिक प्रभाव है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका राजनीतिक प्रभाव है। इसके बाहर इनका कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, पंजाब में चुनाव, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई खास दांव है नहीं। अकाली दल से रिश्ता टूट जाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक स्थिति वहां 0 हो चुकी है और उसकी कोई चिंता भी नहीं है भाजपा को। पंजाब की, पंजाब में जो होना होगा तो होगा। कांग्रेस के अंदर करे चल रही है, उसका लाभ कुछ अकाली दल को हो सकता है, हो जाए, वो भी शायद नहीं हो पाए, वो अलग स्थिति है पंजाब। आम आदमी पार्टी को शायद हो जाए थोड़ा। आम आदमी पार्टी को भी लाभ हो सकता है उसका। लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा की मुख्य चिंता यह है कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर किसान आंदोलन प्रभावी होगा और किसान आंदोलन जो मतदान प्राथमिकताओं को बदलने का काम करेगा। इसलिए वहां पे भाजपा की सारी पेशबंदी वहां पे होगी और वो जल्दी ही, कुछ पेशबंदी हम लोगों ने अभी देखी है और कुछ पेशबंदी अभी जल्दी ही और सामने आएगी जी। भाजपा छोड़ेगी नहीं उसको जी। ऐसा नहीं है कि भाजपा वो जो परेशानी हो रही है भाजपा उसको छोड़ दे। वो लोग उसको संबोधित करेंगे योजनाबद्ध तरीके से, उनके पास इस तरह की युक्तियां हैं जी। मैं इसलिए भी इसको कह दूं क्योंकि मेरी जब उन लोगों से बात हुई और आप जैसा कह रहे हैं कि हरियाणा पंजाब में तो डायरेक्ट है,
जो पंजाब ने अभी गन्ने का मूल्य जो उन्होंने 360 किया, इन्हीं लोगों के बीच में हो गया। इन लोग कह रहे थे वो तो 75, वो ऑलरेडी 375 करने को तैयार थे अमरिंदर सिंह। ये जो यूनियन गई इन लोगों ने उसमें गड़बड़ कर दिया। तो ये यूनियन के घुसते ही कुछ समस्याएं तो मैं अभी भी मानता हूं कि वेस्टर्न यूपी में जो अब यूनियन सब वामपंथी दलों वाली हैं, तो अब वामपंथी दल का वोट तो नहीं रह गया है उस तरह से। तो वो क्या उससे फायदा होगा, मुझे तो लगता है उसके आने से वेस्टर्न यूपी में नुकसान ही होगा किसान आंदोलन। हो सकता है, हो सकता है। मैं इस दृष्टि से मैंने अभी मेरा मानना यह है कि जो किसानों का वेस्टर्न यूपी में गन्ना मिलों के ऊपर बकाया है, चीनी मिलों के ऊपर बकाया है, उसकी मुझे जानकारी मिली थी कि उसकी शायद एक किस्त जो है उसका भुगतान हुआ था, और बाकी किस्त दो और किस्तों का भी भुगतान होना बाकी है उसका। कुल भाई साहब अब 6,340 करोड़ रुपया अब कुल बाकी रह गया है। कुल बाकी रह गया है। कुल बाकी रह गया। भुगतान हुआ कितना अभी पिछले दिनों? शायद 18-19 हजार करोड़ जैसा। आप देखिए ना, इसका मतलब ये है कि वो जो भुगतान ना होने से जो नाराजगी थी, उस नाराजगी का शमन करने की तो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश शुरू कर ही दी है। हाँ हाँ। और मुझे ये भी लगता है, रघु भाई आप आ गए, आप रुकिएगा, बस मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या ऑडियो कह दीजिए, ऑडियो के लिए मैं इसलिए इस बात को बता दूं कि मेरा अपना अभी भी ये मानना है कि वो गन्ने का ये भुगतान थोड़ा रोक के करेंगे, वो दिसंबर जनवरी के करीब करेंगे, क्योंकि चुनाव उसके ज्यादा असर हो। चुनाव के पहले करेंगे। अच्छा, पैसा आते ही, ये तो तय बात है, ये हम और आपका भी है कि पैसा एक बार चला जाता है तो आदमी का थोड़ा गुस्सा उस्सा तो अपने आप शांत हो जाता है। इसमें कहीं दो प्रश्न और जल्दी से करके फिर वो, ये मोनेटाइजेशन वाला एक नया इशू शुरू हुआ है। हालांकि उससे वोट नहीं प्रभावित हो रहा है, लेकिन देश प्रभावित जरूर हो रहा है जी। तो आप इसको, क्योंकि मोनेटाइजेशन एक ऐसी चीज हो रही है, रेलवे को जिस ढंग से बेचा जा रहा है सब, ये कहाँ भाई इसके ऊपर बहस होती रहेगी मीडिया चैनलों पे। जिससे आलोचना करनी होगी वो आलोचना करेगा, जिसको प्रशंसा करनी होगी प्रशंसा करेगा। कुछ लोग कांग्रेस के दरवाजे पे ठीकरा फोड़ेंगे कि भाई शुरुआत तो इन्होंने की थी, ये भी मोनेटाइजेशन करना चाहते थे, कर नहीं पाए। भाजपा वालों का तो यही इल्जाम भी है। तो भाजपा के समर्थक पत्रकार और समीक्षक जो हैं वो इस सवाल को इस तरीके से पेश करेंगे, और हम सब लोग, हमारे आपके जैसे लोग इसकी निंदा करेंगे कि भाई आप ये नहीं करना चाहिए इन्हें। तो ये बहस का एक मुद्दा बना रहेगा, लेकिन सरकार ये करके मानेगी। सरकार को ये करने से रोका नहीं जा सकता। सरकार को करने से केवल एक ही तरीके से रोका जा सकता है कि कुछ स्पेसिफिक केसेस को, कुछ खास मामलों में जहां पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा हो कि बहुत ही औने पौने दामों पर, थ्रो अवे प्राइसेस के ऊपर चीजें बेची जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए, याचिका डाली जाए और सुप्रीम कोर्ट से आदेश निकलवा के सरकार के इस काम को रोका जाए। अगर ऐसे 2 या 3 मोनेटाइजेशन भी रोक दिए गए सुप्रीम कोर्ट के जरिए, तो फिर सरकार का ये जो पूरा प्रकरण है ये बदनाम हो जाएगा जी। बदनाम हो जाएगा तो सरकार को संकोच होने लगेगा, क्योंकि उससे बदनाम हो जाने से राजनीतिक नुकसान दिखाई पड़ता है। हाँ, आवाज आ रही है रघु भाई, बस 2 मिनट आपके पास आ रहा हूँ, बस 2 मिनट जी रुके रहिएगा बस। नहीं, अभय दुबे साहब हैं साथ में। अच्छा है, हमको इसमें देखो। नमस्कार चलिए, नमस्कार रघु जी। नमस्कार भाई, नमस्कार। नमस्कार। एक अंतिम सवाल और है, ये कल्याण सिंह का अभी मृत्यु हुई और उसको बड़ा भारी, मतलब यहाँ इतना बड़ा सेलिब्रेशन, माफ कीजिएगा, वो इवेंट बहुत बड़ा बनाया गया, सारी जगह उसका बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, और शायद कल्याण सिंह जब जीवित थे तब तो मैंने कभी आज तक इतना नहीं देखा, तो पूरा फटा हुआ था शायद। वो मेन तो इवेंट का था। वहां पे एक गफलत हुई थी, वो जो झंडे वाली थी जी, वो आपने भी देखा होगा, वो जो राष्ट्रध्वज के ऊपर वो बीजेपी का। अब मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से ये थोड़ा बैकफुट पे है, क्योंकि ये जो राष्ट्र की बात करते रहते थे, वहां पे इन लोगों से गफलत हो गई है। अच्छा, अब आपने नए फोटो में देखा, मोदी जी की फोटो को क्रॉप किया गया है, उसको हटाया गया उस फोटो से, और अब फोटो जो आ रही है उसमें मोदी जी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल फोटो में मोदी जी खड़े हैं, जेपी नड्डा और स्वतंत्र देव सिंह को ले आके वहां लगा रहे हैं। और अब ये नया चल रहा है कि उनकी अंतिम इच्छा थी, जो उन्होंने कई लोगों के कान में कहा था कि मेरे जब वो हो तो मेरे शव पे भाजपा में मैं लिपट के जाना चाहता हूं, भाजपा के झंडे में। तो ये इशू तो जी बताएं। देखिए, अब कल्याण सिंह जी की अंतिम इच्छा थी, लेकिन कल्याण सिंह जी ने बीच में भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी जी।
अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में कल्याण सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी जी। थी और उन्होंने भाजपा को और भाजपा के जो उस जमाने के बहुत बड़े बड़े राजनीतिक रणनीतिकार होते थे, इसमें गोविंदाचार्य जी भी होते थे, और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कैसी बातें कही थी ये सब हम लोगों को पता है। उन्होंने अलग पार्टी बनाई और उस पार्टी के बन जाने से लोधी वोट जो परंपरागत रूप से भाजपा का वोट था, भाजपा से अलग हो गया। पूरे मुलायम सिंह जी की पार्टी को उस समय बहुत बड़ा उछाल प्राप्त हुआ था, क्यों कल्याण सिंह जी और उनके बीच में गठजोड़ हो गया था। तो मुलायम सिंह जी को लोकसभा में भी सीटें ज्यादा प्राप्त हुई थी और उनको बहुत अच्छी स्थिति उनकी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो गई थी। इसको देखते हुए चुनाव से पहले अटल जी कल्याण सिंह को वापस लाए पार्टी में और कोशिश करके उन्होंने विशेष कोशिश की, उन्हीं की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, वही कोशिश करके कल्याण सिंह को वापस लाए। लेकिन उससे भाजपा को उस वक्त उतना लाभ नहीं हो पाया, क्योंकि भाजपा उस वक्त तक मोदी जैसे किसी बड़े नेता के उदय का इंतजार कर रही थी। तो जैसे ही मोदी आए उसके बाद फिर भाजपा को लाभ होना शुरू हुआ और फिर कल्याण सिंह जी को राज्यपाल बना दिया गया। वो आखिरी समय तो उन्होंने राज्यपाल के तौर पर गुजारा पूरा का पूरा। और दूसरे देखिए, कल्याण सिंह की हैसियत भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी हैसियत थी। और वो दीनदयाल उपाध्याय द्वारा भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेतृत्व में स्थापित किए गए थे। उन्होंने उनको जो उस वक्त विधायक जनसंघ के विधायक दल के नेता हुआ करते थे माधव प्रसाद त्रिपाठी, उनसे इस्तीफा दिलवाकर कल्याण सिंह को जनसंघ विधायक दल का नेता बनाया गया, ताकि जनसंघ ये बताना चाहता था कि वो लोधी राजपूतों को, पिछड़ी जातियों के एक नेता को अपने नेतृत्व में स्थान दे सकता है। तो वो एक जो दीनदयाल उपाध्याय की सोशल इंजीनियरिंग थी, ऊंची जातियों से किस तरह शूद्र जातियों को जोड़ा जाए, कल्याण सिंह उसके केंद्र में थे। तो जो उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आगे चलकर जो परवान चढ़ी, उसमें कल्याण सिंह की बहुत जबरदस्त भूमिका थी। अटल जी से जो गलतियां हुई थी, जिसकी वजह से कल्याण सिंह को भाजपा छोड़नी पड़ी, जिनका बाद में अटल जी ने उन गलतियों में सुधार भी किया। अगर कल्याण सिंह लगातार भारतीय जनता पार्टी में रहते तो भाजपा को ज्यादा लाभ होता। तो मुझे नहीं लगता कि वो भाजपा का झंडा अंडा लपेट के हमारी अंत्येष्टि हो, इस प्रकार की बात उन्होंने कही होगी। जी जी नहीं, क्योंकि मैं एक चीज और बता दूं, मेरा भी जब उन्होंने भाजपा छोड़ी थी तो मेरा उनसे बहुत घनिष्ठता हो गई थी उस समय। उनकी एक जो 2-3 चीजें थी, एक तो बैकवर्ड होने के बाद भी अपर कास्ट उनको ये नहीं मानता था बैकवर्ड हैं, तो इसलिए उनकी इज्जत वही थी, उनकी इज्जत वो अपने आप को पंडित कल्याण कहलवाना पसंद करते थे। दूसरा, वो संस्कृत बोलने की कोशिश करते थे, बिल्कुल ब्राह्मणों की तरह वो आचरण करने की कोशिश करते थे। नहीं, दूसरा मैंने ये जो है बड़ा जबरदस्त था। हाँ नहीं, दूसरा उन्होंने गुंडों के प्रति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस थी। और ये मेरा मतलब, मैं कल्याण सिंह फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, जो उनकी पहली उस समय उनकी जीरो टॉलरेंस थी। लेकिन जब वो दूसरी बार आया राष्ट्रीय क्रांति बना के और मुलायम सिंह जी के साथ होकर के भाजपा को, तब वो मेरे ख्याल में, मैं उनसे तब भी मिला था, वो 2-3 सीट तक लिमिटेड हो गए थे। मेरे लड़के को मिल जाए, नाती को मिल जाए, ये हो जाए, 2-3 मेरे साथियों को मिल जाए, और वो भी समाव वो अपने को रिड्यूस कर लिए थे लोध लीडर के रूप में। उससे ज्यादा उन्होंने, वो जो उनकी मारक क्षमता थी, या तो एज भी हो गई थी, और ऐसे ही ये सब लोग उस कौन से मंडल में डाल दे रहे थे, मार्गदर्शक मंडल में, तो उनको लगा कि उसमें डालने से अच्छा है कम से कम राज्यपाल बन जाए। तो वो कल्याण सिंह जो हम लोगों को ने देखा था, मुझे इसमें ये लगता है कि जब वो पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 1990 में बनी थी शायद, है पूर्ण बहुमत की, कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जब सपा बसपा गठजोड़ हुआ और उसने भाजपा को चुनाव नहीं जीतने दिया और कल्याण सिंह विपक्ष के नेता हो गए, उसके बाद से उन्हें लगा होगा कि ये जो राजनीति है, इस राजनीति में लगातार शिखर पर बने रहना लगभग नामुमकिन है। और उसके बाद बहुत लंबे अरसे तक भारतीय जनता पार्टी कभी भी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई। भाई पूर्ण बहुमत तो अभी 2017 में प्राप्त किया है भाजपा ने, उसके बाद में 1990 के बाद में 2017 में सीधे 27 साल बाद पूर्ण बहुमत, 26-27 साल बाद पूर्ण बहुमत भाजपा को मिला है। और उस बीच में कल्याण सिंह को तरह तरह की राजनीति करनी पड़ी, तो वो पुराना अपना जो ऐलान था उसको वो कायम नहीं रख पाई। बिल्कुल सही कहना है जी। अभय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आगे हम लोग यूपी चुनाव पे, अभी तो दिल्ली दूर है, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अच्छा, शरद भाई आ गए हैं, शरद प्रधान साहब आ गए हैं। मैं आगे की बात आपसे कर लूं शरद भाई, बस जल्दी से, क्योंकि हाँ
हो गया। शरद भाई नमस्कार। वो मैं तो 9 बजे हम लोग इसको क्लोज कर रहे थे। आई एम वेरी सॉरी, मुझे नहीं, नॉट ऑल। अबे दुबे नमस्कार साहब, शरद भाई, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मुझे आ, क्षमा चाहता हूँ सबसे बड़ा, नहीं, पता नहीं कैसे। मैं जल्दी से एक दो चीजें हम लोगों ने बात चर्चा की, आपसे भी आपका ओपिनियन ले लें। बिल्कुल। मोटे तौर पे ये है कि अभी बीजेपी आगे चल रही है, योगी जी को कोई चैलेंज करने निकल नहीं रहा है। जो भैया जी हैं वो घर में ही हैं। भैया जी कह रहे हैं कि अभी हम लोग सितंबर में निकलेंगे। आपको क्या लगता है अभी आज की तारीख में जो भी ये वो हो रहा है उसको कवर कर पाएंगे अखिलेश जी अगर लेट करेंगे तो? देखिए, अखिलेश जी का ये किन वजहों से रुके हुए हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले लोगों को ये था कि अंदेशा था कि मायावती को सीबीआई और ईडी का डर है, और अखिलेश का भी शायद यही कारण रहा होगा कि वो काफी दिन तक शांत बैठे रहे। क्योंकि भाई देखिए, सीबीआई का और ईडी का डर क्यों होता है, और अब तो खुला खेल फर्रुखाबादी है, जिसके जो बनता है वो हथकंडा अपनाता है। तो वो पूरा भरपूर कोशिश करता है कि जो है किस तरीके से दूसरे को साइलेंट किया जा सके। तो बहरहाल खैर वो अपनी उनके साइलेंस टूटी और वो निकले, लेकिन वो थोड़े जिस तरह थोड़ा सा निकल के फिर अंदर चले गए। तो इससे बड़ा एक एप्रीहेंशन है कि वजह क्या है कि वो खामोश बैठे। अगर ऐसे ही स्थिति रही तो फिर वॉक ओवर हो जाएगा जी। क्योंकि ये मानना कि भाई अभी नहीं है, थोड़े दिनों बाद जस्टिफिकेशन ये दिया जाता है समाजवादी पार्टी द्वारा कि क्योंकि टायर आउट हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, इसलिए देर से निकले। भाई ऐसा मैंने थ्योरी पहले कभी नहीं सुनी कि नेता लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और ये अभी समय जितना बाकी है, और अगर 6 महीने में 5 महीने में एग्जॉस्ट होने लगे तो कैसे आगे लड़ाई। उनके पिताजी इस तरीके से नहीं करते थे, बहरहाल वो जमीनी आदमी थे, और जब तक तब स्वस्थ रहे तो मेरा ख्याल वो सीधे वो जो अंग्रेजी में कहते हैं कैचिंग द बुल बाय इट्स हॉर्न, तो वो उनका रवैया था, और वही राजनीति, यही इसी का नाम है। अब देखें, अगर क्योंकि जो भी कहिए सिचुएशन ऐसी है, रियलिटी ये है कि अखिलेश यादव ही एक बच्चे कुचे ऑपोजिशन लीडर है, और समाजवादी पार्टी ही एक बची ऑपोजिशन, बिकॉज कांग्रेस ने तो अपने आप को किल कर रखा है जी। सेल्फ डिस्ट्रक्शन अगर किसी को सीखना है तो वो कांग्रेस से सीखना चाहिए। और मुझे बड़ी उम्मीद थी प्रियंका गांधी से कि वो शायद आए और कुछ प्रयास करें, और बीच बीच में वो दिखती है। तो बल्कि पिछली बार जब आई थी तो मैंने उनसे पॉइंटेडली खुद पूछा कि आप जिस तरीके से आती जाती हैं, इसीलिए आपको लोग पॉलिटिकल टूरिस्ट बुलाते हैं, तो ये आपका पॉलिटिकल टूरिज्म बंद होगा कि नहीं? विल यू डू समथिंग जिससे आपको लोग पॉलिटिकल टूरिस्ट कहना बंद करें? नहीं, मैं देखिए बिल्कुल आऊंगी, और मैं अगस्त में बस मैं अपनी बेटी को छोड़ने यूएस जा रही हूँ, और अगस्त में वापस आऊंगी, फिर मैं यहीं रहूंगी। अगस्त खत्म हो गया, वो नहीं आई। तो अब ये उनसे उम्मीद रखना, उन्होंने इसको पॉलिटिकल जोक समझ रखा है, टूरिज्म भी नहीं है। और तो इसलिए मायावती का सबको मालूम है कि वो बीजेपी की बी टीम बन चुकी हैं, तो अखिलेश से ही उम्मीद है। और इसीलिए तमाम लोग जो कि बीजेपी की आइडियोलॉजी में किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, वो सारे लोगों को उम्मीद थी कि कोई उठेगा अखिलेश यादव और फिर उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब ऐसी ही हालत रही तो हो सकता है कि आपको नोटा ज्यादा देखने को मिले इस बार। जी। लेकिन उससे फायदा बीजेपी का ही होगा, उस सूरत में भी फायदा बीजेपी का ही। एक चीज और भाई साहब ये बताइए कि जैसे मुझे लगा था कि भाई तालिबान, क्योंकि तालिबान यूपी विधानसभा में भी डिस्कस किया गया, जो कि बड़ी अजीब सी चीज थी। अभय भाई साहब कह रहा है कि नहीं, तालिबान कोई इशू नहीं रह जाएगा इलेक्शन तक, लेकिन तालिबान इशू नहीं है। इशू तो मुझे लगता है जिसको चढ़ाना है या जिसको डायरेक्ट करना है, वो अपने वोट का कंसोलिडेट करने का काम नहीं, वो बिल्कुल सही आपने कहा। मैं और खुले शब्दों में कह देता हूँ आपकी बात को कि उनका जो है ये तालिबान को लाना, ड्रैग करना यूपी पॉलिटिक्स में, किसी को भी लगेगा कि ये क्या बकवास है, लेकिन जिसका उद्देश्य ये हो कि डिवाइड क्रिएट करना है हिंदू मुस्लिम लाइंस पे, तो कोई भी हथियार काम आता है। ये तो बहुत बड़ा हथियार है भाई। मैं तो अब तो खुल के बोलते हैं, बीजेपी के स्पोक्समैन किसी चैनल में मेरे सामने ही थे एक साहब, तो बोले कि जो उनका कहना ये था कि
जो भी शरीयत में बिलीव करता है वो तालिबानी है। एक शरीयत है जो तालिबानों की शरीयत है, जिसको कि आम मुसलमान नहीं मानता है, उनका तो अपना शरीयत चल रहा है। जी तो एक बड़े जाने पहचाने मुसलमान थे, उन्होंने कहा कि आज की हाल डेट में दो तरीके के का इस्लाम हो गया है, एक अल्लाह का इस्लाम, एक मुल्ला का इस्लाम। तो हमारे बीजेपी वालों को भी वो मुल्ला का इस्लाम ज्यादा पसंद है और तालिबानी उसको भी पसंद है, हाँ। अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसका। तो ये चाहेंगे कि तालिबान को ड्रैग करके यूपी की पॉलिटिक्स में ये अलाइव रखने की कोशिश करें। ये बात सही है इनकी, अभय की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि नॉर्मली 6 महीने तक इस तरीके के इश्यूज जिंदा नहीं रहते इलेक्शन के ने, लेकिन यहाँ जिंदा रखा जाएगा उसको, क्योंकि इनको हर वो हथियार इस्तेमाल करना है जिससे कि रिलीजियस डिवाइड हो सके इस यूपी में, और क्योंकि वही एक हथियार है इनके पास जिसके जरिए सोचते हैं कि अपना सब कुछ अचीव कर सकते हैं। चाहे वो हथियार हिंदुत्व को एक अलग टर्न देता है जिससे बीजेपी का बेनिफिट होता है, कंसोलिडेशन, पोलराइजेशन सारा होता जाए और मुस्लिम्स के को कम्प्लीटली कॉर्नर कर दिया जाए। तो वो तबका जो हिंदूज का जो अभी इन्फ्लुएंस नहीं है इनके हिंदुत्व से, वो हिंदूज जो हिंदुत्व से इन्फ्लुएंस नहीं है, उनको अपने उसमें लाने के लिए अपने दायरे में तालिबान का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी देखिए बड़ी आनंद जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं शरद भाई से एक जिज्ञासा अपनी शांत करूं। प्लीज। वो लखनऊ में है और वो अबे जी अच्छे तरीके से अपनी बात नहीं, बता आपकी तो हम बहुत इज्जत करते हैं, बिकॉज आपके जैसे लोग बहुत कम बचे हैं जो बोलते हैं, जो सच के साथ जिंदा रहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावी कामयाबी का थ्रेशोल्ड है वो काफी बढ़ा दिया था। हाँ, उसको 40% वोटों की जरूरत नहीं थी सरकार बनाने के लिए। हाँ, उसको 300 से ज्यादा सीटों की जरूरत भी नहीं थी सरकार बनाने के लिए, लेकिन फिर भी उसने वो हासिल किया। बिल्कुल। मायावती और अखिलेश की जो सरकारें बनी थी वो 30% वोटों के इर्द गिर्द बनी थी और 200 समथिंग 200 प्लस बिल्कुल वो कटिंग एज पे रहते थे। हाँ, कटिंग एज पे थी, मतलब जो है। तो इन दोनों पार्टियों का जो सर्वोत्तम प्रदर्शन है वो भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोत्तम प्रदर्शन से 10% का फर्क है, 10% और 100 सीटों का फर्क है दोनों के बीच में। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन गिरे है काफी। मान लीजिए कुछ एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत है योगी सरकार के खिलाफ, या भाजपा के अंदर कलह है, ये भी सब हम लोग देख ही रहे हैं। तो ये प्रदर्शन गिरते गिरते भी 4-5% गिरेगा मुश्किल से। तो तब भी उस गिरी हुई सूरत में भी भाजपा को 35% वोट मिल जाएगा। नहीं, देखिए जो बात आप कह रहे हैं आइडियली ये बात सही है, लेकिन सिचुएशन जो यूपी में है इसमें कुछ और फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। वो अगर अलाइव रख पाया ऑपोजिशन तो कहानी काफी बदल सकती है। जो वो कोरोना मिसमैनेजमेंट जो है उसको अभी तक जो समाजवादी पार्टी का जो हाल है वो उसको भुनाने का मतलब मेरा है कि जो इसकी कमियां रही हैं योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट की कोरोना को लेके, लोगों की जो लाशें बह रही हैं, और उसको उस तरीके से अभी भी हाईलाइट नहीं कर पाया है। और उसको अलाइव रखने के लिए इन बहुत एफर्ट चाहिए समाजवादी पार्टी द्वारा मेनली, जिससे कि लोगों के दिमाग से वो, क्योंकि बीजेपी पूरा प्रयास करेगी। देखिए उन्होंने शुरुआत करी वहां से, जो थैले में राशन 5 किलो का राशन जो है, और वो थैलों में बड़ी बड़ी फोटो मोदी की और छोटी फोटो योगी की, ये सब दौर चलता रहा। ये यहाँ से शुरुआत हुई है। अभी और भी इस तरीके की चीजें होंगी। डायरेक्ट मनी ट्रांसफर है, अभी उज्ज्वला योजना फिर से फेज 2। अब उसमें कोई बताने वाला नहीं है कि लोगों को याद दिलाने वाला नहीं है कि भैया उज्ज्वला 1 के जो बेनिफिशरीज थे उनमें कितनों ने फर्स्ट फ्री सिलेंडर के बाद नहीं लिया सिलेंडर। अब ये सारे इश्यूज जो हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये चीजें हैं, बट उसको उभारने के लिए जरूरत है ऑपोजिशन की। और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि जो बहुत सा ऐसा तबका है जो इस स्टेज में आ सकता है कि भाई इसको वोट नहीं देना और किसी को भी देना। जी। तो वो आई नो कि वो डिफिकल्ट सिचुएशन है जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इतना पासा पलटता नहीं है। जिस तरीके से वो आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई 40 से गिर के 35 पे आ जाएंगे, 32 पे आ जाएंगे।
अच्छा, तो- दूसरा ये है कि एक जबरदस्त यूपी शाइनिंग कैंपेन चल रही है, बहुत जबरदस्त। जो विशुद्ध झूठ है, हाँ बिल्कुल विशुद्ध झूठ है। लेकिन वो एक पैसा, दूसरे वो पैसे के अटल बल बिहारी पे वाजपेयी के जमाने में इंडिया शाइनिंग कैंपेन इंडिया शाइनिंग के लिए, मैं वही जो कह रहा जो चुनाव नहीं जिता पाई थी उन्हें, हाँ। उसी तरह उत्तर प्रदेश में यूपी शाइनिंग कैंपेन चला दी है इन्होंने, हाँ। जो योगी को एक फर्जी किस्म का अवार्ड पहले दिया गया और उस अवार्ड के इर्द गिर्द यूपी नंबर वन कहने लगे, जबकि वो बहुत ही कोई मामूली किस्म की चीज थी। ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर, अच्छा, उन्होंने उसमें अवार्ड का नाम भी लिखा है, मैं भूल गया हूँ। ओहो, उसके इर्द गिर्द सब पूरा ये कॉन्टॉक्ट किया जा रहा है, मतलब। तो इसमें यूपी शाइनिंग कैंपेन पे हम लोगों को निगाह रखनी होगी, इसमें संसाधन बहुत खर्च किए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा रुपया बहुत ज्यादा खर्च किया जा रहा है इसके अंदर। पूरी दिल्ली पटी पड़ी है, ऐसा लगता है योगी को दिल्ली चुनाव लड़ना है। नहीं अभय जी, खाली दिल्ली में नहीं है, हमारा दफ्तर CSDS का, वहां योगी के बोर्ड, योगी के पोस्टर लगे अरे हैं। बैंगलोर और चेन्नई में भी लगे हुए हैं, जी बम्बई में लगे हुए हैं जी ये होर्डिंग्स। हाँ। कोई किसी भी प्रदेश के आपको होर्डिंग्स चेन्नई और मुंबई में नहीं दिखेंगे। हाँ। बैंगलोर में लोग बता रहे हैं कि कहीं चले जाइए, शायद तो समुद्र के तट के आगे भी लगा देते होंगे। ये चुनाव जो है यूपी शाइनिंग कैंपेन का भी फैसला करेगा। ये चुनाव बिल्कुल इसका फैसला करेगा। देखिए, एक तो क्या है, बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी, जो आरएसएस की एक्चुअली स्ट्रैटेजी है कि झूठ का इतना बम्बार्डमेंट कर दो कि आदमी खुद भी बिलीव करने लगे कि यही सच है। और वो बड़ी खूबी कर रहे हैं। मतलब जितना पैसे की कोई लिमिट तो है नहीं। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, जो अभी जो सप्लीमेंटरी बजट आया था इसी महीने, उसमें 500 करोड़ का एलोकेशन है सूचना विभाग, 500 करोड़ हेल्थ के लिए नहीं है। तो वो जो है, अच्छा, योगी जी को नेचुरली जो भी बैठा हुआ कुर्सी से बड़ा अच्छा लगता है कि वाह क्या तारीफ हो रही है हमारी। और आपको याद होगा तारीफ वहां से स्टार्ट हुई थी जब इन्होंने एक आर्टिकल छपा था टाइम मैगजीन में, आपने देखा होगा, वो शायद तीन पन्ने का था। तो पहले जैसे मैं पढ़ता गया उसको देखा, यार ये तो गड़बड़ है। फिर हमने कहा यार टाइम मैगजीन में एडवर्टोरियल थोड़ी ना छपते हैं। फिर एक नजर पड़ी, कंटेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, छोटा सा साइड से लिखा हुआ था। अरे सीधे तब समझ गया, और सब तो खुलासा हो गया कि साहब अब आप विज्ञापन, मतलब आप सोच लीजिए कि 3 पन्ने का अब इन्होंने मतलब उनको भी बिगाड़ दिया, टाइम मैगजीन को भी। यहाँ की तो मैगजीनों में दिया होगा ना, पैसा दिया होगा बड़े पैमाने और बड़ा जबरदस्त पैसा दिया होगा साहब। टाइम में इंडिया टुडे और यहाँ की मैगजीन्स में ही एक पन्ना 7-8 लाख रुपए का होता है। सही बात। टाइम में तो पता नहीं कितने का होगा, 50 लाख का, और 3-4 करोड़ रुपए खर्च कर दिया होगा, खर्च दिया होगा। बिल्कुल। उसके बाद इन्होंने एक मैनिपुलेशन किया जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से लेटर, कोरोना की तारीफ में। अच्छा, बात भी नहीं आते, आप उस चीज की तारीफ करा रहे हो जो दुनिया को दिख रही है। अब वो पता लगा, जॉन हॉपकिंस ने डिनाई कर दिया कि हमारे से कोई मतलब नहीं है इस आर्टिकल से। तो ये जो इस तरीके से बिल्ड हो रहा है पूरा, और इसमें कोई सीमा नहीं है, तो झूठ पे आप कब तक निर्भर रह सकते हैं, और कितना भी कर लें। जो मतलब ये हालत हो गई कि जब ये इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ऑक्सीजन की कमी तो हुई नहीं, कोई मरा ही नहीं ऑक्सीजन की कमी से, और फिर तो आगे योगी जी एक गजा और आगे चले गए। मोदी ने कहा था ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, इन्होंने कहा जो कहे कि ऑक्सीजन की कमी से मरा उसे बंद कर दो NSA। तो उसमें तो जो भक्त लोग थे वो भी दुखी हो गए, वो कहने लगे यार ये तो बड़ा झूठ बोलते, मैंने देखा लोगों को बोलते। तो ये जो चीजें है ना अबे भाई जी, ये चीजें आखिर में कहाँ ले जाती हैं, और कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज हो सकता है उस परसेंटेज में। देखिए, भाजपा को उत्तर प्रदेश में हारने के लिए 12% वोट कम होने होंगे उसके। हाँ, बहुत मुश्किल काम है। मतलब साइकोलॉजिकली अगर देखें, चुनाव शास्त्रीय दृष्टि से देखें, तो भाजपा के अगर 12% वोट कम नहीं होंगे तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हारेगी, और समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी। हाँ, बिल्कुल सही बात। हाँ, तो उसके लिए, और ये एक भाजपा के आज तक राज्यों में वोट कम होते रहे हैं लोकसभा के मुकाबले, इतने ज्यादा वोट कहीं कम नहीं हुए 2 इलेक्शंस के बीच में। हाँ, 4 या 5% वोट तक कम होते रहे हैं। तो बंगाल में भी 2% वोट कम हुए थे भाजपा के, कई जगह 5 या 7% भी कम हुए, लेकिन 12% वोट कभी कम नहीं हुए, कभी कम हुआ। ये एक बहुत बड़ा ग्राफ नीचे जाएगा इनका। तो ये कैसे होगा, ये होता है वो मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा। नहीं, मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बिल्कुल, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। नहीं, इम्पॉसिबल तो नहीं है वो, तो अगर
देखिए, अगर अंदर सरकार के खिलाफ नाराजगी है, और जैसे कि अब जो ब्राह्मण वोटर है वो पहले की तरह भाजपा का जेबी वोटर था, आज जेबी वोटर नहीं रह गया है। वो ना ना जाट वोटर जेबी वोटर था, अब जेबी वोटर नहीं रह गया है। ये आप देखिए ना, जिस तरीके से ओबीसी में लगे हुए हैं बड़े बहुत जोरों में, मुझे लगता है इतना ज्यादा अभी कल्याण सिंह के नाम को इतना ज्यादा भुनाया जा रहा है। उनके जिंदा रहते हुए शायद उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली जो मिल रही। बहुत अच्छे आदमी थे, सब कुछ अच्छी, लेकिन जिस तरह से ये कर रहे हैं, ये चुनावी इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं। इससे लगता है मुझे, कई बार ये सवाल मैंने पूछा भी है, इसका कोई जवाब नहीं मिला, कि क्या ब्राह्मण वोटर जा रहा है, इस वजह से ये डरे हुए हैं। इनको अंदर से ये खबर मिल गई है कि ब्राह्मण वोटर रहेगा नहीं हमारे साथ। जो स्थानीय स्तर के ब्राह्मण नेता हैं, उनमें से कुछ से मेरी बातचीत हुई है। उन लोगों का कहना यह है कि इन लोगों का मुख्य फोकस राजपूत वोटर पे और पिछड़े वोटर के ऊपर है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजपूत और पिछड़े के अलायंस को करके हैं, और कुछ और ये अलायंस करने के चक्कर में ये भी हो सकता है कि जो अति दलित जातियां हैं जो पिछले चुनाव में इनके साथ थी, और अति पिछड़ी जातियां हैं जो पिछले चुनाव में इनके साथ थी, वो शायद उस तरीके से इनके साथ न रह जाएं। तो अगर वो भी खतरा दिख रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये राष्ट्रपति जी की जो अभी वो चल रही है विजिट यूपी में, आज भी यही है, और इसको भी लेकर के इस तरीके के सवाल खड़े हुए हैं कि क्या ये भी, इसके पीछे भी पॉलिटिकल उद्देश्य है, और राम जन्मभूमि के लिए इसी वजह से उनको वहां भी लिया जा रहा है। जी हाँ शरद, तो अब कहाँ तक सही है तो वक्त बताएगा, लेकिन आनंद जी आप कमान संभालिए। जी शरद भाई, आप अगर थोड़ी देर रुकेंगे तो ठीक है, मैं नहीं नहीं आई कैन स्टे, मैं रुक सकता। जी तो थैंक यू सो मच। आप भी रुके रहेंगे तो आपके सब पुराने साथी लोग हैं। रघु